दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशियों की घोषणा, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, जीत का हुआ दावा। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर शुरू हुई सियासत, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बोला हमला। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरी चरण के लिए जारी है मतगणना की प्रक्रिया, पहले दिन कई पंचायतों के आए परिणाम। मिलाप के बाद अब शाहीन तूफान की दिख रही है आहट, बिहार में भारी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के सीएम सोरेन चतरा के खोरी में 179.70 करोड़ की लागत से बने चोरकारी पावर ग्रिड का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई। वहीं प्रत्याशियों के नाम की घोषणा से पूर्व एनडीए दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद पटना के एक निजी होटल में एनडीए दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी घोषणा की गई। इस प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और हम पार्टी के महासचिव संतोष मांझी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण और मुंगेर जिले के तारापुर से जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह चुनावी मैदान में होंगे। वहीं दोनों सीटों पर एनडीए ने जीत का दावा किया है। पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। तो बता दें कि उपचुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां जारी है और ऐसे में एनडीए ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपचुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है, उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर हमला बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नीति आयोग की रिपोर्ट में संपूर्ण देश में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे फिसड्डी होने के सवाल पर मीडिया से क्यों बच रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने अब हालातों को लेकर बिहार के चिकित्सकों से 3 अक्टूबर को बात करने का ऐलान किया है, जहां वो डॉक्टरों और छात्रों से बात कर समस्या जानने की कोशिश करेंगे। और बिहार यात्रा के लिए निकले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का फुलवारी शरीफ में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बल्मी चक अनीशाबाद में जेडीयू उपाध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया, जबकि महावीर कैंसर संस्थान के पास पटना जिला जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ने माला पहनाकर उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। मोकामा प्रखंड के महेंद्रपुर गांव में जेडीयू के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से इलाके की समस्याओं की जानकारी ली गई और पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नीति के क्षेत्र में ही मैं बात कर लूं तो
पार्टी पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी के निर्देश पर प्रत्येक पंचायत और गांव में 10 यूथ को जोड़ रहा है, जो सक्रिय रहकर सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक जो परेशानियां हैं हर गांव कस्बे में, उनको कलेक्ट करके पार्टी और सरकार तक बात को पहुंचा है। जो गैपिंग पिछले कई एक साल से दिख रहा था कि गांव की समस्या और बात सरकार तक नहीं पहुंचती थी, उस काम को लगाने के लिए उन्होंने आदेश निर्गत किया है। आजादी के 75वें वर्षगांठ को जनता इस साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे भारत में इस अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है और इस कड़ी में RMRI संस्थान के सभी चिकित्सकों, रिसर्चर और कर्मचारियों ने कुम्हरार पार्क से RMRI संस्थान तक फिट इंडिया कार्यक्रम में दौड़ लगाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ने किया। तो RMRI संस्थान के चिकित्सकों ने फिट इंडिया कार्यक्रम में दौड़ लगाया। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में और ऐसे में RMRI संस्थान की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। 1 अक्टूबर का दिन है और हमारे लिए बहुत पावन दिन है, काहे कि हम लोगों ने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव में फिट इंडिया फ्रीडम रन टू कुम्हरार पार्क से लेके RMRI तक हमारे कर्मियों के साथ मनाया है। जी, इसमें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? कि जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मंशा है कि हम लोग सब कोई फिट रहें, यंग रहें, ओल्ड रहें, कोई भी रहें, लेकिन अपने हार्ट का प्रोटेक्शन। कल हृदय दिवस था, हमारा विश्व हृदय दिवस था, तो इसमें जितना हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम आधा घंटा का रोज एक्सरसाइज जरूरी है आदमी के लिए। और आयुष्मान भारत योजना से लाखों लोगों को सुविधा मिली, वहीं अब इसको लेकर तरह तरह की योजनाएं जमीनी स्तर तक उतारी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार और सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा के द्वारा मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की गाड़ियों को समाहर नाले परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि इसमें आंखों का टेस्ट करवाकर चश्मा बनाकर दिया जाएगा, साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सभी बीमारियों की जांच भी करवाई जाएगी। देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ये सोच है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा काम भी कर रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी को अपग्रेड किया है और अभी 172 हमारे विभिन्न पंचायतों में हेल्थ वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। उसी क्रम में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक मोबाइल हेल्थ वेलनेस सेंटर स्टार्ट आज किया जा रहा है, जिसमें वैसे एरिया जहां अभी हमारे जो प्राइमरी बिल्कुल लोअर लेवल के हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि अपग्रेड नहीं हुए हैं, यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का भी प्लानिंग है। और रीच प्रॉब्लम है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है वैसी जगहों पर अभी जा करके हम लोग सारी मेडिसिन की सुविधा और जांच की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये गाड़ी जो है इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नापने की व्यवस्था है। ये स्क्रीनिंग करेगा आपका कैंसर डिजीज के लिए भी। इसके अलावा आंख के जांच करने की सुविधा है और ये एक बीएससी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्रखंड में 1 महीने। जहानाबाद जिले के अस्पताल मोड़ के पास पटना गया रोड के दरधा पुल पर जाम हटाने के दौरान एक युवक और पुलिस जवान के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते युवक ने पुलिस वाले को जमकर पीटा और लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं इस दौरान कई पुलिसकर्मी मौजूद भी थे जो मामले को सुलझाने में सहयोग करते नहीं दिखे। तस्वीरें आपके सामने है, जहानाबाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां युवक और पुलिस के बीच जमकर मारपीट हुई। जाम हटाने को लेकर यह झड़प हुई, जहां पुलिस वाले की पिटाई देख सकते हैं किस तरह से की गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से पुलिस की पिटाई हो रही है और
सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस अकेला नहीं था, पुलिस के साथ उनके सहयोगी पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन आखिरकार एक युवक किस तरह से पुलिस से भिड़ गया उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक युवक की इतनी मजाल कि जब ट्रैफिक को लेकर पुलिस उसे समझाने जाती है तो किस तरह से बदसलूकी पुलिस के साथ की जा रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या इस तरह से प्रशासन लोगों से सख्ती का पालन करवाएगी, बड़ा सवाल है। और ये सवाल और ये तस्वीर जहानाबाद की है, देखिए किस तरह से पुलिस से भिड़ गया युवक, और वो भी क्यों? क्योंकि पुलिस उसे नियम का पाठ पढ़ा रही थी, पुलिस उसे ट्रैफिक का नियम सिखा रही थी। और हुआ क्या, तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैमूर की, जहां प्रेम प्रसंग में एक युवक को प्रेमिका के घर वालों ने ही पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। घटना कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के खनाव गांव की है। मृतक का नाम राम प्रकाश जायसवाल बताया जा रहा था और आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार राम प्रकाश जायसवाल गांव के ही एक लड़की से प्रेम करता था जिसकी शादी हो चुकी थी। लड़की अपने ससुराल से वापस मायके आई हुई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर मृतक उससे मिलने पहुंचा था और उसी वक्त लड़की के पिता और भाई ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को गांव के ही धान के खेत में फेंक दिया। प्रेमी के घर वालों ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी बेटी के साथ मृतक का कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस क्रम में केवल राम द्वारा अपनी बेटी की अप्रैल में शादी भी कर दी गई थी। वापस लड़की अपने मायके आई हुई थी। ये मृतक जो है ये उसके घर में घुस गया था। फिर बाप बेटे द्वारा मिलकर उसकी पिटाई की गई, जिस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। फिर ले जाके ये लोग खेत में उसके शव को गाड़ दिया। और शुक्रवार से भारत नेपाल बॉर्डर को खोल दिया गया और पूर्व की भांति यानी पहले की तरह भारतीय वाहनों की एंट्री भी शुरू हो गई है। हालांकि नेपाली वाहन पहले से ही भारत में आ रहे थे। आपको बता दें कि ये सीमा लगभग 1.5 सालों से कोविड के कारण बंद हो गई थी, जिसके खुलने के बाद अब दोनों देशों के नागरिकों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है और सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के व्यवसायियों में है जो एक दूसरे पर टिके हुए थे। साथ ही प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति के तापमान का जांच कर एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है और इसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। और लाइसेंस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को 676 सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया जारी है। 2 दिनों तक चलने वाले मतगणना के पहले दिन पटना के पालीगंज, आरा, नालंदा, नवादा, जमुई, पूर्णिया समेत 34 जिलों के मतगणना केंद्र के बाहर सुबह 7 बजे से ही उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां शाम होते होते कई प्रत्याशियों को जीत मिली तो कई प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि पहले चरण की तरह इस बार भी निवर्तमान पद पर रहे मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 29 सितंबर को हुए मतदान में 55.02% मतदान हुआ, जिसमें गया में सबसे अधिक 63.53%, जबकि सिवान में 63.25% मतदान हुआ। और गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड प्रशासन द्वारा भीड़ को कम करने के उद्देश्य से एनआर काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसको लेकर कई काउंटर बनाए गए, लेकिन शुक्रवार को आलम यह रहा कि जो भी उम्मीदवार नाजिर रशीद यानी एनआर कटवाने के लिए पहुंचे थे, उन्हें कड़कती धूप में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सभी काउंटर बंद थे। जब प्रत्याशियों ने हंगामा करना शुरू किया तो बीडीओ ने काउंटर खोलने का आदेश दिया। और बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड के 4 पंचायतों की मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें मतगणना के पश्चात खीरी पंचायत से वीरेंद्र शाह, बाड़पुर पंचायत से लीलावती उपाध्याय, मंगराव पंचायत से आनंद प्रकाश उर्फ पप्पू सिंह और नागरपुर पंचायत से शैलेंद्र यादव ने जीत हासिल की है। लेकिन अब किसी को प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिला है। वहीं 4 पंचायतों में मतगणना के पश्चात अब की बार नए प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो पुराने प्रत्याशियों में बदलाव के बयार से बेचैनी बढ़ गई है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई। इस दौरान 36 जिलों में 52 प्रखंडों के लिए हो रहे नामांकन के आखिरी दिन कुल 66,058 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए पर्चा भरा, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 36,730 और ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 4,823, पंचायत समिति सदस्य के लिए
5239, ग्राम कचहरी पंच के लिए 14,542, सरपंच के लिए 3,609 और जिला परिषद सदस्य के लिए 912 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं 430 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पर्चा भरा, जिससे 88 अभ्यर्थियों ने भौतिक रूप से पर्चा भी जमा कर दिया। वहीं 5वें चरण के लिए नामांकन के दूसरे दिन शुक्रवार तक 38 जिलों के 58 प्रखंडों के लिए कुल 6,431 विभिन्न पदों हेतु नाम दर्ज किए गए हैं, जिसमें पुरुष प्रत्याशियों ने 3,181 और महिला प्रत्याशियों ने 3,113 प्रत्याशियों ने नाम दर्ज किया है। और बिहार में गुलाब तूफान का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहां तूफान सीधे तौर पर तो बिहार नहीं पहुंचा, लेकिन इसके कारण हुए स्थानीय बदलावों से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और कई इलाकों में बारिश के आसार भी हैं। और इसको देखते हुए पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया आदि जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों को छोड़कर प्रायः सभी इलाकों में अच्छी बारिश होने की जानकारी भी दी है। और इसी बीच जो चिंता की एक और बात है कि देश के कुछ हिस्सों में एक और नए तूफान शाहीन का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसका असर बिहार तक आने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। धीरे धीरे इसके उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने और बिहार के अधिकांश भागों को प्रभावित करने का अनुमान है। और इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा जिला के ईटखोरी प्रखंड में नवनिर्मित चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में 179.70 करोड़ रुपए की लागत आई है, जहां ग्रिड सब स्टेशन के अलावा 160 किलोमीटर ट्रांसमिशन का निर्माण भी किया गया है। वहीं पावर ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले के 375 करोड़ रुपए की 82 योजनाओं का उद्घाटन और 92 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का शिलान्यास किया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सफाई कर्मी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। मजदूरों ने साफ कर दिया है कि वैश्विक महामारी के दौर में दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। वहीं मजदूरों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के लिए निर्धारित 391 रुपए के बदले महज 200 रुपए दिए जा रहे हैं और इसे ठीक नहीं किया गया तो प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं है, घुस जाओ रूम में, पकड़ लो। नहीं घुसने दे रहा सर, गाली दो सर, सब मजदूरी काम कर रहा है। तो सर वो लोग को इतने साल से काम करने के बावजूद भी हम लोग का जो हम सफाई कर्मी है सर, वो लोग हम लोग को सही दिन तक पैसा नहीं मिलता सर। जो सरकार झारखंड द्वारा जो हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। सर कोरोना काल में टोटल कंपनी जमशेदपुर का सब तरफ का महामारी के कारण बंद है, लेकिन हम लोग को काम किया सर। रोड में घूम घूम गली गली में काम किया, गंदा काम करके पानी मांगने से जाने से घर से पानी नहीं मिलता था सर। वैसा हम लोग काम किया, फिर भी हम लोग को आज के डेट में जब झारखंड सरकार द्वारा हम लोग को जब लागू कर दिया गया तो ये लोग कौन होता हम लोग का पेमेंट रोकने वाला। तो हम लोग को जो अधिकार है हम लोग वही हम लोग को चाहिए सर। कितना मिल रहा है? 200 रुपया पर डे का। कितना चाहिए? हम लोग का जो झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया वही रेट चाहिए सर। आगरा के जिला अस्पताल में खड़ी बाइक में आग लग गई, जिससे वही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं बाइक तब तक आग में जलकर खाक हो चुकी थी। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।